स्टार्टिंग है। टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन्स। देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। नॉन है। कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये जो कंपाउंड बनते हैं ये ना हाइड्रोजन और कार्बन की हेल्प से ही बनते हैं। ठीक है। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करना। जैसे मीथेन है। नेचुरली मीथेन इस कैटेगरी में आती है ना। बेंजीन इस कैटेगरी में आती है। इथाइलिन इस कैटेगरी में आती है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे। ये सब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कुछ खास बात नहीं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब होता क्या, हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स होते हैं एक्चुअली। आपको यहाँ पे ना, देखो आपको अपने कंपटीशन की बात करी है तो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, डाइन्स एंड लास्ट में आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनको एरीन्स कहते हैं। देखो आपको इतनी फैमिलीज के बारे में पढ़ना होगा तो जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ये। ठीक है। तो इन सबको वन बाय वन में स्टार्ट करूंगा। देखो इसमें ना मॉर्निंग के बेसिक्स लगेंगे। अब आपने जीओसी किया, देखते हैं जैसा भी होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ किसका रोल रहेगा। सो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, डाइन्स एंड एरीन्स। मैं इन पांचों को लेके चलूंगा। कुछ जनरल मेथड होंगे, चलो देख लेंगे जहां जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो शुरुआत में एल्केन से कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको रब करूँ मैं। एल्केन से बिगिनिंग करना। नोट करिए टॉपिक का नाम एल्केन्स। ठीक है। अब दो अब से लिख लीजिएगा। द टॉपिक नेम इज नाउ एल्केन्स। तो एल्केन से बिगिनिंग करता है। तो एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। नॉन, अब लिखना मत। हैविंग जनरल फॉर्मूला। बताओ क्या जनरल फॉर्मूला होता है इसका? CnH2n+2। अब अपनी प्रीवियस नॉलेज से बताइए, ज्यादा नोट मत करिए। CnH2n+2। जहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। कॉमन सी बात। लिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नथिंग स्पेशल। ठीक है। शुरुआत करते हैं इनके आइसोमेरिज्म से। बताओ एल्केन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? अब शुरुआत करो, फटाफट बोलो। आपने जीओसी को लो। चेन आइसोमेरिज्म, गुड। एक तो एल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म होती है और फंक्शनल। एल्केन्स में कभी फंक्शनल होती ही नहीं है। एल्केन्स में कभी भी फंक्शनल नहीं होती है, रिमेंबर। चेन होती है, पोजिशन होती है, और क्या हो सकती है? और ऑप्टिकल होती है। ऑप्टिकल भी हो सकती है। इवन इवन कन्फर्मेशनल भी होती है। देखो एल्केन्स में ये वाली सारी की सारी आइसोमरिज्म होती है। देखो ये सब आपने जीओसी में पढ़ लिया होगा। सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा। जैसे मैं आपको हर एक का एग्जांपल दूं। सपोज करो मेरे पास ये दो एल्केन्स है। देखो दोनों आइसोमर है। कैसे आइसोमर है? चेन आइसोमर। चेन लेंथ अलग अलग है। चेन 4 कार्बन की, चेन 3 कार्बन। ऐसे ही मान लो मेरे पास ये एल्केन्स है, ये दो एल्केन्स है। देखो सब ध्यान देना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये पोजिशन आइसोमर्स है। क्योंकि यहाँ मिथाइल की पोजीशन 2 है और यहाँ मिथाइल की पोजीशन क्या है? 3 है। आ रहा है सबको समझ? चेन आइसोमर्स और पोजीशन साफ दिख रहा है। क्लियर? ओके। तो कॉपी करना चाहता है जल्दी से कॉपी कर ले, क्विक। कोई नोट करना चाहता है तो नोट करे। एटलीस्ट ये आइसोमर्स, आइसोमरिज्म का टाइप जरूर हाईलाइट करें नोट्स पे ना। चेन, पोजीशन, ऑप्टिकल एंड कंफर्मेशन। चेन, पोजीशन, ऑप्टिकल एंड कंफर्मेशन। ये चार आइसोमरिज्म होती है इनके अंदर। मैंने आपको चेन का एग्जांपल भी दे दिया, पोजीशन का एग्जांपल भी दे दिया। ठीक है। चेन की बात भी हमने कर ली, पोजीशन की बात भी हमने कर ली। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेन आइसोमेरिज्म भी होती है और पोजीशन भी। हेलो हेलो। अभी है और बाहर है ना, आपकी वो बोल रही है क्या? क्या? कौन बोल रहे हो? क्या कहना है तुम बता सकते हो? हाँ तो दैट्स ऑल ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगी कॉल वहां से। ठीक है, इट्स ओके। कोई इशू नहीं, चेन भी कंफर्म हो गया, पोजीशन भी कंफर्म हो गया, नो डाउट एट ऑल। अच्छा बताओ यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं हो सकती? अभी मैंने मना किया था कि फंक्शनल तो बिल्कुल नहीं होगी। हम्म। ये आंसर नहीं है। कभी एल्केस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होती?
ये रीजन नहीं है, सिर्फ फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये कॉज ही नहीं है। किसी को पता है? उसका एक रीजन है। जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये सिर्फ एल्केन्स फैमिली का फॉर्मूला है, और किसी फैमिली का फॉर्मूला ही नहीं हो सकता। देखो समझने की कोशिश करो, जब तक दो फैमिलीज के जनरल फॉर्मूला सेम नहीं होंगे ना, दे कांट बी फंक्शनल आइसोमर्स। ये फंक्शनल आइसोमर बनने के लिए बहुत जरूरी है। देखो समझो इस बात को आप। जैसे आपको पता है, हम अपने कल्चर की बात करें, हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, एक वर्ड बोला जाता है बिरादरी। हमारी को बिरादरी है ना। मैं जिस बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, और भी ऐसे लोग होंगे, आप बिलोंग करते हैं और भी अदर लोग होंगे, है ना, कहते हैं ना। तो हमारे सबके रिचुअल सेम होते हैं, हम सब एक जैसा बिहेव करना, रिचुअल सेम होते हैं, ऐसे मान लो। तो पता है उसके लिए क्या जरूरी है, हमारी जो एक जनरल एक्सप्रेशन है वो सेम हो, जनरल फॉर्मूला सेम। ऐसी ऑर्गेनिक के अंदर होता है। जैसे कभी देखा होगा आपने, जीओसी में पढ़ना था, देखो इन चीजों को, जीओसी से कनेक्टेड चीजें हैं। जैसे अल्कोहल्स और ईथर्स फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। एल्डिहाइड इन कीटोन फंक्शनल आइसोमर होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। जब तक सेम जनरल फॉर्मूला नहीं होगा ना, दे कांट बी फंक्शनल आइसोमर। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, ये सिर्फ एल्केन फैमिली का, और किसी का होता ही नहीं है। अदरवाइज बहुत सारी फैमिली के फॉर्मूले सेम हो जाते हैं, जनरल फॉर्मूले। जैसे आपने पढ़ा होगा CnH2 है, बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है? एल्कीन्स का। सिर्फ एल्कीन का नहीं है, सैक्रो एल्कीन का भी है। तो एल्कीन एंड सैक्रो एल्केन्स का फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे ये फॉर्मूला है CnH2 and -2, ये फॉर्मूला किसका है? सिर्फ एल्काइन का नहीं है, एल्काइन का तो है, डाइन का है, सैक्लो एल्केन का है, एल्कीन का है, बाइसैक्लो कंपाउंड का है। तो वो सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर है। तो फंक्शनल बनने के लिए बहुत जरूरी है, कंपाउंड्स मस्ट हैव सेम जनरल फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की ये प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला सिर्फ एल्केन्स का और किसी फैमिली का ही नहीं है। इसलिए कभी एल्केन्स के अंदर फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं हो सकती, जस्ट इम्पॉसिबल। एल्केन्स नेवर 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 शो फंक्शनल आइसोमरिज्म। दे शो चेन, दे शो पोजिशन, देयर इज नो डाउट एट ऑल। बोलो फाइनल हो गया? कभी भी फंक्शनल नहीं होगी, ध्यान रखना। अच्छा, ऑप्टिकल होती है। अब मेरे को आप एक काम करो, अब अगर आपने अगर GOC2 पढ़ लिया, तो मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। राइट डाउन, ड्रो द स्मॉलेस्ट alkane which is optically active. ड्रो द स्मॉलेस्ट alkane, स्मॉलेस्ट alkane बना के दिखाओ जो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। बोलो मत कोई भी स्टूडेंट। स्मॉलेस्ट alkane which is optically active, जिसे कारल भी कहते हैं, कारल, CHIRL, कारल। ऑप्टिकली एक्टिव, कारल मीनिंग सेम। ड्रो द स्मॉलेस्ट alkane which is optically active. स्मॉलेस्ट alkane which is optically active बनाया किसने? यदि GOC2 का पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक्स की सेकंड, मैंने पहले कहा था, दो चैप्टर शुरू के सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बिना कब दिखाइए, बनाकर दिखाइए, बनाकर दिखाइए, ऐसे ही ना हवा में ही चलोगे। देखिए, ये राइट, करेक्ट, सही है, चल राइट। और किसी ने बनाया इधर? और किसी को, और किसी गर्ल का आंसर बस एक ही बच्चे का। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, स्मॉलेस्ट एल्केन की बात हो रही है, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। जब आपसे कहा ना ऑप्टिकली एक्टिव कारल जिसे कहते हैं, कारल, तो आप एक कारल सेंटर क्रिएट करते हैं। देखो मैं इस कार्बन को कारल बना के दिखाता हूँ। कारल सेंटर बनाने के लिए चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाइड करते हैं। मैंने स्मॉलेस्ट बोला ना, स्मॉलेस्ट, तो आप सबसे छोटे ग्रुप लेके चलते हैं। देखो आप, देखो आई एम टेकिंग स्मॉलेस्ट ग्रुप। एक तो मैंने जानबूझ के हाइड्रोजन लिया, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक प्रोपाइल, सबसे छोटे छोटे ग्रुप ले लिया मैंने। अब ये वो एल्केन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो कारल है। ये स्मॉलेस्ट एल्केन है विच इज कारल, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। बोलो आ गया समझ? ये कार्बन क्या है, यहाँ पे कारल सेंटर है, और ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन है। कितने कार्बन है गिन लो इसमें। वो पूछ सकता है कितने कार्बन होंगे, तो व्हाट इज द आंसर? फैक्ट 7। इज इट क्लियर टू यू? सो दैट्स फिनिशिंग। उसके बाद ना एल्केन्स के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म भी होती है। कन्फर्मेशन जानते हो? स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म पढ़ा है आप लोगों ने? ये सर ने कराया हुआ, वॉश फॉर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो ये GOC2 में था, आपने किस तरह से करी ऑर्गेनिक, आप चैप्टर वाइज जगह बैठे होंगे। ये ऐसे 11-12 के बच्चे करते हैं, ये तरीका ही नहीं है। जैसा भी चल रहे थे अब, वो तो यहाँ पे अपने हिसाब से होता है ना।
छोड़ो अब इसमें मैं क्या इनको लेके बैठूंगा, जो मेरे को बोला हो मैं करा दूं। चलो मैं अल्केन से बिगिनिंग कर रहा हूँ यार, दैट्स ऑल। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन। अब देखो मैं कोशिश करूंगा मैं ना सारे हाइड्रोकार्बन की मिक्स प्रिपरेशन कराऊं, जिससे आपके अंदर फंडामेंटली स्ट्रेंथ है। ऐसे नहीं है कि रिएक्शन लेके बैठ गए, ये कोई तरीका नहीं है। जर्नल लेके चलते हैं, जर्नल से इंप्रूवमेंट होता है। तो टॉपिक का नाम प्रिपरेशन। अब बात मत करिए। पहला मेथड नोट करिए, फ्रॉम कार्बाइड। उसका नाम नोट करिएगा, फ्रॉम कार्बाइड। कार्बाइड्स कह सकते हो आप, एज यू लाइक। अब देखो इस आर्टिकल से मैं आपकी 4-5 रिएक्शन एक साथ कवर कर दूंगा। मैं उससे एल्केन ही बना दूंगा, एल्काइन ही बना दूंगा, जो भी हो सकता होगा सब चीजें एक साथ क्रिएट कर दूंगा। अब सब अटेंशन देगा ना, लिखना बंद कर देना 2 मिनट के लिए। मेरे पास एक कार्बाइड है, उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसका नाम एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। देखो मैं आपको इसका ना स्ट्रक्चर ही बनाना सिखा देता हूँ, कैसे बनता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। देखो एल्यूमिनियम वेल नोन है, Al3 पॉजिटिव होता है, कार्बाइड होता है C4 नेगेटिव, वेल नोन है। बस क्रिस क्रॉस लगा दो, 4 यहाँ आ गया, 3 आ गया, तो Al4C3 इसका फॉर्मूला बन गया। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन जानबूझ के वाटर के साथ कराऊंगा। मैं भी रीजन दूंगा वाई इज वाटर पर्टिकुलरली। क्या होगा, जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाएगी ना, एक तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एक यहाँ बनेगी मीथेन। यहाँ मीथेन बन जाएगी। अभी रीजन दूंगा, डोंट वरी। इसको बैलेंस बैलेंस करना है, सॉरी ये 3 आएगा। बैलेंस बैलेंस करना है, कोई इशू नहीं है, बैलेंस भी कर देते हैं हम इसको यूनिट। हमने रिएक्शन बैलेंस करना है। अभी आप लिखेगा नहीं, हमें कंपटीशन में ये नहीं चाहिए, हमें इसके रीजंस चाहिए। अब रीजन सुनो क्या है, देखो ये रिएक्शन ऐसे क्यों हुई, वाटर का रोल क्या है ना। अब सब अटेंशन पे करना। देखो वेल नोन है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, वेल नोन। Al3 पॉजिटिव, C4 नेगेटिव। पता क्या होता है, ये जो C4 नेगेटिव वाला पार्ट है ना, अगर आप ध्यान से देखें, देखो अगर आपको ऑर्डरिंग थोड़ी सी आती है, कार्बन के ऊपर चार्ज है, वो भी अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या कहेंगे, बेस, बेस अक्षार जिसे कहते हैं हिंदी में, अक्षार है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा, ये वाटर के पास जाके वहां से एक्टिव एच को निकाल के ले आएगा, क्योंकि वाटर के हाइड्रोजन कैसे होते हैं, बहुत एक्टिव। ये क्या करेगा, वाटर में से एक्टिव एच को छीन लेगा। और कितने एक्टिव एच लेगा, देख के बताओ कितने लेगा, 4 ही लेगा, बिकॉज 4 नेगेटिव चार्ज था। बस इसीलिए मीथेन बनी। इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स ये है। ये सही मायने में पता क्या है, इन दोनों के बीच की रिएक्शन है और कुछ भी नहीं है। पता है इसमें क्या कहेंगे केमिस्ट्री में, एसिड बेस रिएक्शन। क्या कहेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड बेस रिएक्शन है। देखो आप, वो मेरे से बोलेगी ये क्या चीज है, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। आपने इतना पावरफुल बेस ले रखा है, अब इतना पावरफुल बेस वाटर के एक्टिव एच को छोड़ेगा ही नहीं, वाटर के एच एक्टिव होते हैं, बड़े आराम से यहां से एच को निकाल के ले जाएगा। 100% क्या बन जाएगा, मीथेन। बताओ होगा नहीं होगा, वेरी सिंपल। देखो हमारा एक मेथड पूरा होगा। मेरे पास अभी ऐसे और मेथड है, स्पेस नहीं है, लिखना लिखो फटाफट जल्दी क्विक, अच्छे से सीखो। देखो रिएक्शंस को रटना नहीं है, रटने वटने से नहीं कंपटीशन क्रैक होता, चीजों को समझना होगा। ये रिएक्शन किसी भी तरह से आ सकती है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, फिलअप की फॉर्म में आ सकती है, किसी भी तरीके से, और कितनी आसान है। एल्यूमिनियम तो 100% एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बनाएगा, साथ में मिथेन बने, साथ में मिथेन बननी ही बननी। ये C4 नेगेटिव क्या करेगा, वाटर में से 4H प्लस ले लेगा, श्योरली मिथेन बन जाएगी यहां पर, देयर इज नो डाउट एट ऑल। बोले एग्री, यू विल गेट मिथेन। ये जो C4 नेगेटिव बना, इसे वाटर में से एक्टिव एच को पुल कर लिया और व्हाट फॉर्म से मिथेन। कितना इजी हो गया। और प्योरली एसिड बेस्ड रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शन। देखो दिमाग में सेट करो बिल्कुल, किसी को डाउट बोल देना। अब करें, फास्ट सीखेगा देखिए। ठीक है, ओके। देखो अब हमारे पास ना एक ऐसा मेथड और है, उसको भी निपटा रहे हैं। उसका रिलेशनशिप अल्काइन से है। अब मैं कंपाउंड लूंगा कैल्शियम कार्बाइड, बड़ा फेमस कंपाउंड है, बड़ा फेमस कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड। किसी को इसका फॉर्मूला आता है, बता सकता है कोई, बोलो। हाँ जी, या CsC2, दैट्स ऑल। ये इसका फॉर्मूला, शी इज राइट, CsC2। लिखो मत अभी, इसे कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आप, देखो बच्चे इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। अब आप दिमाग लगा बताओ, अगर मैंने इसको पानी में डाला तो क्या बनेगा, है एल्काइन। कौन सी एल्काइन, नाम बताओ।
बाकी लोग ही बुरा करें यार, बाकी लोग इथाइन, वेरी गुड, देखो देखो देखो, दे आर राइट। ये दोनों कार्बन इस टाइम क्या करेंगे, वाटर में से एक्टिव एच को निकाल देंगे। वही सेम स्टोरी, एसिड बेस रिएक्शन। इट इज नथिंग, जस्ट एसिड बेस रिएक्शन। उससे भी एक्टिव एच निकाल लिया, उससे भी निकाल लिया, बट फॉर्म से इथाइन। देखो यहाँ पे इथाइन बन जाएगी विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को एसिटाइलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, एसिटाइलिन। दैट शुड बी क्लियर। बोलो सबको आया समझ, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। इसी को एसिटाइलिन कहते हैं, इसी को इथाइन कहते हैं। ये भी टोटल एसिड बेस रिएक्शन है। बेस ने यहां से क्या करा, वाटर में से एक्टिव एच को पुल कर दिया, एंड व्हाट वी गेट इथाइन। कितना आसान हो गया। भाई मत लिखो बच्चों, मत लिखो अभी, लेकिन जल्दी मत करिए, पहले समझे बातों में, ये क्लियर होना चाहिए हमें। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो इस कंपाउंड का प्रैक्टिकल आइटम बहुत यूज है। देखो अब सुनो, सब यहाँ पे टेंशन पे करें बॉयज गर्ल्स, आप भी ध्यान दो तो ही। देखो इस गैस का ना, इस गैस का प्रैक्टिकल आइटम बहुत यूज होता है। देखो ध्यान देना, इस गैस को तीन तरह से यूज करते हैं हम। पहली बात, इस गैस को वेल्डिंग में यूज करते हैं, वेल्डिंग। आप कभी वेल्डिंग के लिए जाए, लिखा हो गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में यही वाली गैस इस्तेमाल होती है। अब इसके ऊपर डिस्कशन होगा। फ्रूट्स, फ्रूट्स राइपनिंग की बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा, जब आम का सीजन होता है ना, वेल नोन है। तो जैसे आपने मार्केट से आम का बॉक्स खरीदा, तो कहते नहीं ये आम मसाले वाला आम है, इसमें केमिकल लगा हुआ है, मालूम होगा उसे कहते हैं कार्बेट। कार्बेट नहीं होता है, एक्चुअल में ये वाला कंपाउंड होता है। इसका नाम कार्बेट बोल देते हैं सब लोग, एक्चुअली वो कैल्शियम कार्बाइड है। बिकॉज ये गैस क्या करती है, फ्रूट्स में हार्मोनल चेंजेस करके ना उसको राइप कर देती है, उसको पका देती है। इस गैस का यूज है, ये बायो के अंदर भी आता है। और एक काम और है, इस गैस को बलून के अंदर भी फिल करते हैं। ये जो गुब्बारे बनते हैं गैस वाले गुब्बारे, उसके अंदर यही गैस होती है। अब देखो रीजन सुनो, देखो आप इसको गैस वेल्डिंग में क्यों यूज कर रहे हैं, कि जब इसको जलाते हैं ना, जब इसका कंबशन करते हैं, आपने कभी गैस वेल्डिंग देखी, जो पर्सन गैस वेल्डिंग करता है ना, वो दो सिलेंडर यूज कर रहा होता है। एक तो ऑक्सीजन गैस, एक ये वाली गैस। ये उसके शॉप के बाहर एक ऐसे एक बॉक्स रखा होगा लोहे का, उसमें एक केमिकल डालेगा, पानी वानी मिलाएगा, गैस बन जाएगी, दो गैस इकट्ठी चलती है। बिकॉज इस गैस के कंबशन से ना अराउंड इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। अगर आपने गैस को जलाया, लगभग इतना टेम्परेचर, इट इज सो हाई, आयरन को मेल्ट कर देगा, पिघाल देगा लोहे को। इसलिए इसको वेल्डिंग में यूज कर रहे हैं। ये बायो में आपने पढ़ दिया, फूड्स राइटनिंग कैसे होती है, बायो वाले बता सकते हैं। बलून में क्यों फिल कर रहे हैं, बताओ इसका मोलिकुलर मास कितना है, जल्दी बताओ, अणु बाहर बताओ इसका। 26, और एरा कितना है, 29 पॉइंट समथिंग। देखो ये एयर से कितनी हल्की है, हल्की गैस है, इसलिए इसे गुब्बारे भर सकते हैं, वी आर सेफ, कोई टेंशन नहीं। तो इस रिएक्शन का बहुत यूज होता है केमिकली, मतलब इसका मार्केट में इस केमिकल का बहुत यूज है। कहते हैं इसे कार्बेट है, एक्चुअल में इसका नाम कैल्शियम कार्बाइड है। ये हमने फिनिश कर दिया, कॉपी कर लो इसको फटाफट जल्दी। एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड की थी, ऐसे ये भी एसिड बेस रिएक्शन। जल्दी लिखिएगा, देखिए बहुत सारा काम पेंडिंग है, ये सब हो नहीं पाएगा ऐसे तो। कुछ स्टडी रिएक्शन टाइप से करना था ना, अब चैप्टर वाइज तो बोरिंग। ओके, रब कर दें इसको। Done। देखो अब सुनो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब ये रिसेंट एडवांस में है आईआईटीज में, उन लोगों ने एक ऐसा कंपाउंड दिया, इसकी रिएक्शन वाटर से कराई। देखो बहुत ही डेंजरस रिएक्शन है, बनेगा इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नो डाउट। तो जानता है साथ में क्या बनता है,
अगर किसी को पहले से अंदर है तो बता दे कोई। प्रोपाइन करेक्टर्स। देखो चीज राइट, प्रोपाइन बनती है। ये आईडीज ना, ये रिसेंट रिएक्शन जरूरत पड़ती है इसकी को। अब देखो सब कुछ वही स्ट्रक्चर करती है। पता है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम आयन। देखो एक इसमें आयन ये वाला इन्वॉल्व होता है। देखो देखो बच्चे ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ ना C3 4 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। C3 4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नथिंग कैन बी डन। इससे कुछ कर नहीं सकते अब आप चार्जेस से पता लगा सकते हैं ये क्यों बना, क्योंकि चार्जेस मेरे को ये बता रहे हैं इसको एक एच चाहिए और इसको 3 एच चाहिए। दैट्स वाई व्हाट फॉर्म्स प्रोपाइल। आगे समझ। हमें वो जो कार्बन वाला पार्ट है ना उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर उसका स्ट्रक्चर बताया तो हम रिजल्ट पे आराम से कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और सुन लेना, देखो मैंने आपको 3 रिएक्शन कराई, एल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम वाली रिएक्शन। देखो एक बात आपको बता दूं, इसका एक ऑल्टरनेट है बेरिलियम कार्बाइड। क्योंकि आपको पता होगा बेरिलियम और एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल सिमिलैरिटी होती है। आप इन दोनों में से किसी को ले लीजिए, इसमें आपको मिथेन ही मिलेगी पक्का। इसके अंदर भी C4 नेगेटिव है। इसके इसमें क्या बनी है, इथाइन, और इस केस में क्या बनी है, प्रोपाइन। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए भाई। और तीनों रिएक्शन कौन सी है, एसिड बेस्ड रिएक्शन। तीनों रिएक्शन का नाम है एसिड बेस्ड रिएक्शन। बोलो आ गया सबको समझ, क्लैरिटी हो। एक बात एक और बताऊं, थोड़ा सा ये अपर लेवल की बात है, ये इनऑर्गेनिक में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप इनऑर्गेनिक थोरोली पढ़े ना, इनऑर्गेनिक के अंदर ना इन दोनों का नाम पता क्या है, इन्हें केमिस्ट्री में कहते हैं मिथेनाइड। क्या कहते हैं, बिकॉज इनसे क्या बन रही है, मिथेन। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं एसिटालाइड। एसिटालाइड कहते हैं क्योंकि इससे क्या बन रही है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन। और इसका नाम होता है प्रोपाइलाइड। ये इनऑर्गेनिक के नाम है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लो फटाफट। उसको मिथेनाइड क्यों कहा, क्योंकि उसने मिथेन बनाई। उसको एसिटालाइड क्यों कहा, एसिटालाइड, बिकॉज उसने एसिटाइलिन बनाई। और उसका नाम प्रोपाइनाइड क्यों है, प्रोपाइनाइड सॉरी, वो प्रोपाइन बना रहा था। सो दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक मेथड पूरा हो गया। बेसिकली एक मेथड हमने फिनिश कर लिया, नो डाउट एट ऑल। हमने कर लिया। चलिए ये मेथड पूरा हुआ हमारा ना। देखो नेक्स्ट मेथड फ्रॉम RMGX। फ्रॉम RMGX क्या बोलते हैं इसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेलॉ। क्या बात ना करे बॉयज को, चुपचाप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। देखो इस रिएजेंट के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ उस रिएजेंट का, कोई लाइक दिस। एक मैंने कॉमन सा एग्जांपल ले लिया, हम इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं। देखो अब समझना, इसकी केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा सब ध्यान देना। इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो हम सबको पता है यहाँ पे एक शेड पे रखा हुआ है, इसे किसने खींचा बताओ, कार्बन ने। करेक्ट, यस, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन को पेड़ खींचने का राइट है। कार्बन नेगेटिव हो गया और मैग्नीशियम कैसा हो गया, पॉजिटिव। पता है जैसे ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, अभी क्या कहा था मैंने आपसे, ये क्या बन गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत ही प्रबल अक्षार हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, नो डाउट है। अब देखो मैं इसी के बिहाफ पे आपको एल्केन बना के दिखाऊंगा, जरा सब ध्यान देना।
देखो बड़ा सिंपल तरीका है, मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा? वाटर के साथ। लेकिन वाटर का एच कैसा है? एक्टिव। और ये कौन है? बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर इसी एच प्लस को निकाल के लिए आया तो क्या बन जाएगी? मीथेन। कितना इजी। इसे वाटर में से एक्टिव एच को निकाले, मीथेन बन गई। अच्छा, अगर यहाँ पे ये कंपाउंड होता फिर क्या बनता? फिर क्या बनता बताओ? ये निकालता वाटर में से एक्टिव एच तो क्या बन जाता? इथेन बन जाती। सबको आ रहा है समझ? देखो आप कितना इजी। ऐसे अगर हमारे पास होता प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो भी ऐसी होता। ये वाटर में से क्या निकालता है? एक्टिव एच, क्या बन जाती? प्रोपेन बन जाती। बोलो आ रहा है समझ नहीं आ रहा? देखो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, नथिंग, बहुत आसान है। एक बात और सुनो, देखो देखो नोट मत करना अभी। जिस जगह मैंने वाटर लिया, मैं इसकी जगह बहुत सारे ऑप्शन ले सकता हूं। क्या क्या? वाटर के पास एच एक्टिव है, मैं ले सकता हूं एल्कोहल, क्योंकि उसका एच भी कैसा है? एक्टिव है। आई कैन टेक अमाइन। अमाइन का एच भी कैसा होता है? एक्टिव। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, इसका एच भी एक्टिव है। आई कैन टेक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एच भी एक्टिव है, आपको पता हो शायद, वेल नोन है ना। आई कैन आल्सो टेक ए फिनोलिक कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड का एच भी कैसा होता है? एक्टिव होता है। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आ सकता है हैविंग एक्टिव एच। अगर एक्टिव एच वाला कंपाउंड आ गया ना, तो इस आर वाले सेक्शन में पक्का वहां से एच को छीन लेना, एंड यू विल गेट 100% आर एच, यू विल गेट 100% हाइड्रोकार्बन। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो ये इतने सारे ऑप्शन है, और भी है हमारे पास। वी कैन टेक वनाइन, वनाइन के पास भी एच एक्टिव होता है। वी कैन टेक H2S, उसका एच भी एक्टिव होता है। जिसके पास भी एक्टिव एच छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही प्रबल अक्षार है। ये गारंटी से वहां से एच को छीन के ले आएगा। देखो ये भी पूरा हो गया हमारा। इट इज व्हाट? जस्ट एसिड बेस रिएक्शन। चलो इसे कॉपी फटाफट करना चाहते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं इसे कर लीजिए। ऐसा बात ही नहीं है, सोची क्या हो रहा है? फालतू बोले यार। कोई सवाल पूछने में जवाब नहीं देते। टाइप क्यों आएगा? तो टाइप जैसे फिजिकली फिजिकल गिव होता है, उसको टाइप किया था, उनका अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट नेम, क्या उनका कुछ बैंक या या सिक्वेंस सब कोई तो वो कैसे डालेंगे तो आपसे नहीं कैसे। पर अच्छा ये नहीं उसका अकाउंट में है। आपको बोलो सर क्लियर, अब सेटिस्फाइड है? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताओ, को डाउट बोलो, कोई हेजिटेशन नहीं। देखो मैं यहाँ से 12th का क्वेश्चन राइज करूँ, कभी 12th बोर्ड्स में आप सबने किया होगा। करूँ स्टार्ट? कर लिया। देखो 12th बोर्ड्स में आप सबने एक क्वेश्चन किया होगा। देखो एक फेमस क्वेश्चन है, वेल नोन कॉन्सेप्चुअल। देखो बोर्ड्स के पेपर भी आ रहे हैं। आपने जेईमेंस के पेपर स्टडी किए? देखो जेईमेंस के पेपर्स को, बोर्ड का पेपर भी स्टडी करना, पूरा आपको आता नहीं आता। जब वो सब आएगा तब देखो सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। उसके बिना फिर सिलेक्शन नहीं है, अगर वो चीजें भी नहीं हो रही हमारे से। एक फेमस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, whenever RMGX is prepared, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। whenever RMGX is prepared, there must be anhydrous conditions। देखो RMGX जो बनता है ना, लिग्नार्ड रिएजेंट है, इस रिएक्शन से बनता है। ये भी देख लेंगे, मेरे को चांस मिला मैं करा दूंगा। इस फेमस रिएक्शन से बनता है RMGX, है ना, वेल नोन है। तो जब भी इसको बनाए, यहाँ पे ना एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब क्या हो? पानी ना हो, बिल्कुल वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों? वाटर हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो क्या होगा? देखो शी इज गोइंग राइट है।
अगर यहां पानी हुआ तो ये आर वाला पार्ट क्या करेगा, पानी में से छीन के क्या बन जाएगा, आर एच, और आपका ये सारा कंपाउंड खराब हो जाएगा, बेकार हो गया। आपको चाहिए था RMgX, बन गया हाइड्रोकार्बन। इसे अलाउड ही नहीं है। देर मस्ट बी स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, एनहाइड्रस कंडीशंस। अब इसको ब्रॉड कर दो, not only anhydrous condition but also there must be absence of any compound having active H, एक्टिव H, इनमें से कोई भी कंपाउंड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही। अब तो आप समझ जाओ कि इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी, अगर इनमें से कोई भी हो गया वो खुद को रोक नहीं पाएगा, वो एक्टिव H को निकाल के बैठ जाएगा और आपका सारा RMgX बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ड्राई, ड्राई बोलने के पीछे ही तो रीजन है, पानी की एब्सेंस हो। एक सिंगल बूंद भी पानी की ना हो, वरना सारा मेथड बेकार हो जाएगा। देखो ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारा इसी से कवर हो जाता है। डन, ठीक है, इसको हटाते हैं, अगले स्टेप पे आता है। अगला मेथड हमारा तीसरा मेथड है फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखो ये भी जनरल मेथड है, इससे मैं आपको ना एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन सब बनाना सिखा दूंगा। नोट कर लो हेडिंग नेम फटाफट, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ जी, चलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मॉर्निंग काफी 11 बजे करेंगे ना, फोक हो रहा है बहुत, 11 11 स्टार्ट करेंगे। आ रहा हूँ, हाँ जी मैं आ रहा हूँ। 11 भी बजे नहीं ना, 11 नहीं बजे ना, 11 बजे का वेट करेंगे। अब सेमिनार हॉल के पास इकट्ठे जाओ, ठीक है। चलिए ओके, दैट इज कॉल्ड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत अपघटन। देखो मैं आपको इससे अल्केन, एल्केन, एल्काइन सब बना के दिखाऊंगा। थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री लगाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारे पास आंसर आएंगे। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड के लिए, अब जरा ध्यान देना सब, इसे कहते हैं सोडियम एसिटेट। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। आप ना इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। आपको पता है इसमें क्या क्या बनता है, कुछ जानता है? कोई अपनी 9 10 11 12 की केमिस्ट्री से बताए, बताए देखते हैं कितनी इक्वेशन याद है, बताओ बुआ, इसमें बताना। डॉक्टर हमजा, देखे हमने इस्लामिया कॉलेज में क्या किया। कौन पीछे बैठे, मिस्टर तोहिद, बताइए फटाफट, जल्दी बोलिए, करिए ना अपना टेस्ट। इस समीकरण में क्या बनेगा, दैट्स ऑल, ये चाहिए हमें, कुछ तो बताओ। गर्ल्स बताइए, तीनों में से कोई। नहीं नहीं, ये नहीं आंसर इसका। क्या थोड़ा नोट की बात हो रही है, आप बताइए, चलिए इनको बोलने दीजिए, क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा। Na+CO2 कुछ नहीं मैडम, NaOH बनेगा, हाइड्रोजन बनती है, इथेन बनती है, और सी। अभी ये बता रहे हैं, रीजन नहीं, ये तो हम ऐसे ही देख रहे थे कि आपको कितनी, आपने कितनी इक्वेशंस याद की थी 11 12 में, वो आपकी मेमोरी कितनी शार्प थी। एनी हाउ ये इसका आंसर है। देखो मैं अभी अभी रीजन दूंगा, डोंट वरी, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कंपटीशन ये नहीं होता। देखो थोड़ा बहुत है, मैं आपको कॉज देता हूँ, कैसे पता लगाते हैं क्या बनने वाला है। एक बच्चे ने बोला Na, इम्पॉसिबल, वाटर बैठा हुआ Na कैसे बन जाएगा, NaOH, हाइड्रोजन गैस बनेगी, बनेगी बिकॉज ऑफ Na वाटर की रिएक्शन से बनता है। ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, ये CO2 बनाएगी और ये बना देगी इथेन। अब सुनो पहले, ये अभी मैं आपको भी इसकी एक्चुअल केमिस्ट्री सिखाता हूँ, छोड़ दो सारी बातें, आप जरा यहाँ पे ध्यान दो। आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की, जब आपने करंट पास किया ना, विद्युत धारा पास की, तो ये आयन में टूट गया, ये अपने आयनों में टूट गया। कॉमन सी बात, बिल्कुल नथिंग स्पेशल। ये वाला आयन कहाँ गया, ये गया एट एनोड। कहाँ गया, एट एनोड। ये एनोड पे गया, एनोड पे क्यों गया, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसे अपना ऑक्सीडेशन चाहिए था, इसलिए एनोड पे गया। एनोड पे होता ही ऑक्सीडेशन है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसने फिर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बोलते हैं इसे, क्या बन गया, फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसको, फ्री रेडिकल बन गया। मुक्त मूलक कहते हैं इसको हिंदी में। क्या पहचान होती है फ्री रेडिकल की, करेक्ट। जरा गिनना, इस टाइम ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 होने का मतलब ओड नंबर, जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। फिर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड नहीं, ओड नंबर, जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 100% फ्री रेडिकल होगा, ये फ्री रेडिकल है। अभी बात पूरी नहीं हुई, अब ये रेडिकल क्या करेगा, देखो जरा सुनना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेबल तो होता नहीं। अब क्या होगा, देखो सब ध्यान देना,
ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बोलेगा, देखो ध्यान दो, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कह रहा है तुम एक काम करो, मिथाइल से अपना बॉन्ड तोड़ लो, तो मिथाइल से अपना बॉन्ड तोड़ो और मेरे से बना लो। पता क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, देखो ध्यान देना एक सेकंड, ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से भाग गया, अपनी बॉन्डिंग करा के भाग गया। पता है इसे क्या कहते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं ऐसे, लिविंग ग्रुप। ये बेसिकली लिविंग ग्रुप है। अभी लिविंग ग्रुप के लिविंग का मतलब होता है छोड़ के भागने वाला। ये ग्रुप छोड़ के भाग गया। इस ग्रुप को ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे टेंशन है, तो टेंशन में हम क्यों रहे। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से कहा तुम इससे अपना बॉन्ड तोड़ो, मेरे से बॉन्डिंग बनाओ और यहां से चलो। जैसे ऐसी एज्यूम करते हैं, देखो आप अपनी क्लास की बात करते हैं, देखो हमारी क्लास में 3 बॉयज ऐसे हैं, दो एक बाइक से आते हैं, एक एक बाइक से आते हैं। रोज का रूटीन है, गाँव वाँव से आते हैं बहुत दूर से, दो एक बाइक से, एक एक बाइक से। सुनना ध्यान से, जो दो एक बाइक से आते हैं ना, बैटर और चार्ल्स, बाइक तो एक ही की है, उसकी बाइक में पंक्चर हो गया, बाहर निकले पंचर दिखाई दे रहा। बताओ उसका एक दोस्त क्या करेगा, उसको पता है कि वो भी वहीं जा रहा है, चुपचाप यहाँ से यहाँ बैठ जाएगा, यार तू ठीक करा देना, आ जाना, मैं जा रहा हूँ। बोलो होता नहीं होता, हमारी नेचर होती है। अब पंक्चर हो गया तो उसको छोड़ दिया, तू पंक्चर लगवा ले, और कुछ बहाना मार दिया, मुझे तो कुछ काम है मैं तो जा रहा हूँ, चुपचाप इसकी बाइक पे बैठ गई। तो ये पर्सन जो इसकी बाइक पे बैठा है, ये कौन है, लिविंग ग्रुप। क्या कहेंगे इसको, लिविंग ग्रुप। छोड़ के भाग गया, भाई तुम्हारा पंक्चर तो खुद लगवाओ, जानबूझ के ऐसे लोग करते हैं। एग्जैक्टली इस कार्बन डाइऑक्साइड ने भी ऐसे की, इसको लगा कि मैं क्यों टेंशन लूं, मैं तो गैस हूं, यहां से भाग जाऊं, देखो एस्केप कर गई। ये लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, ये इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। अब बताओ ये मिथाइल देखो रेडिकल बन गया, अब ये मिथाइल टेंशन में, तो इस मिथाइल ने क्या करा, एक और मिथाइल से बॉन्डिंग करके क्या बना लिया, इथेन बना लिया। बोलो आ रहा है समझ, इनकी बॉन्डिंग से क्या बन गई, इथेन। बताओ सबको आया समझ गया। देखो ऐसे आपको अच्छे से मैकेनिज्म क्लियर होने चाहिए, रीजंस क्लियर होने चाहिए। देखो अब पता लगता है इथेन क्यों बनी, अब पता लगा CO2 क्यों बनी, ये रीजन था इसका। बोलो यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अभी नोट मत करना, ये रिएक्शन कहां पे हुई थी, एनोड पे। अब ऐसी रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे। पता है कैथोड पे रिएक्शन किसकी होगी, कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम आयन। लेकिन जहां वाटर भी तो बैठा हुआ था, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद आ रही है, वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन से कम होता है, वाटर का निरावेशित विभव कम है, वाटर पहले पहुंचेगा इस पर। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगी यहां पर, हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गई, रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। और इस OH आयन ने क्या करा, इस OH आयन ने सोडियम आयन से बॉन्डिंग कर ली और मिलकर क्या बना लिया, NaOH। वो बाय प्रोडक्ट है। देखो अब हर बात का रीजन आ गया, NaOH बनने का रीजन पता लग गया, हाइड्रोजन बनने का रीजन पता लग गया, ये गैस क्यों बनी, ये क्यों बनी, हर बात का कॉज आ गया। बताओ क्लियर हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसके थ्रू हुई, किसके थ्रू हुई, कौन है इसका इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल। ये टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल। बताओ क्लियर हुआ सबको। ओके एक और बात, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच कैसी आएगी, मोर देन 7, लेस देन 7 या 7, एक्चुअल आपके अकॉर्डिंग मोर देन 7। आप भी बोलो बॉयज, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच कैसी आएगी, सोचो गस, देखो बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। इसका आंसर है मोर देन 7, क्योंकि आखिरी में क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, अक्षार बन रहा है। अक्षार की पीएच तो मोर देन 7 ही होती है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच मोर देन 7 है। बताओ क्लियर हुआ सबको। अब अच्छे से कॉपी करो, नोट करो सब। तो आपकी अच्छी नहीं, अक्सर ये वही हेड माउंट तो भाग आते हैं तो नहीं रोज भागो है तो नहीं ठीक है। अच्छा चलिए करती बात करती बात नहीं वो फिर बात में आप लोग तो ये ना सारा हेड माउंट आप बड़ा मत नहीं करो चल चलो मैं देख हेड इवन तो खा है मैं देख तो क्या है मैं तो काम कर रहा हूं ठीक है इधर 10 रुपए लगा आप बताओ तो ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट। नहीं, इससे बस आराम से करिए। ठीक है, बस बस क्या दो, बस सेमिनार हॉल के पास इकट्ठा कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। देखो अच्छे से प्रोसेस,
हाँ जी, हाँ CO2 ऑब्वियसली एसिडिक होती है, लेकिन वो NaOH के सामने स्टैंड तो नहीं करती ना, बहुत वीक एसिड है। और NaOH कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, नेचुरली रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच मोर देन 7 जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि CO2 स्टैंड नहीं करेगी उसके सामने। बोलो आया सबको समझ? फिर रेडिकल बनता है, ठीक है। देखो मैं एक छोटा सा क्लास 11 का एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा, ये हमारे पी ब्लॉक का पार्ट है। क्या कभी इस रिएक्शन से मिथेन बन सकती है? क्या कभी इस रिएक्शन से मिथेन बन सकती है? मिथेन बताओ सोच के, क्या इससे मिथेन बनना पॉसिबल है? क्यों नहीं बन सकती मिथेन? क्योंकि लास्ट में दो रेडिकल को आपस में बॉन्डिंग कर देंगे। देखो दो रेडिकल को आपस में बॉन्डिंग कर देंगे। देखो बच्चे, कभी हम मिथेन बन ही नहीं सकते, क्योंकि दो रेडिकल को आपस में बॉन्डिंग कर देंगे, रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो कभी बनेगी नहीं। इससे हमेशा क्या बनेगी? कैसे हाइड्रोकार्बन बनेंगे? इथेन, ब्यूटेन, एनहेक्सेन, जो सिमेट्रिकल होंगे। भाई जब दो रेडिकल आपस में जुड़ेंगे तो ऐसा ही तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। समझ पा रही हैं? कभी भी ऐसा नहीं बनेगा जैसे लाइक प्रोपेन बना लें आप, बन ही नहीं सकती। बस क्लियर हो रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये क्वेश्चन है क्लास 11 की एनसीईआरटी में, आपको मिलेगा डिट्टो। इससे कभी मिथेन नहीं बन सकती, क्योंकि आखिरी में रेडिकल को आपस में बॉन्डिंग करनी है, तो कार्बन को डबल करना है, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी। इस बार लाइन को लिख लो स्पेशल, दिस मेथड इज परफेक्ट, दिस मेथड इज परफेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, दिस मेथड इज परफेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिकल एल्केन्स। दिस मेथड इज परफेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। इज इट क्लियर? हमें क्या कहना चाहिए? सिमेट्रिकल एल्केन्स। दिस मेथड इज परफेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स, नो डाउट इन। बोलो सब सेटिस्फाइड है? ठीक है ना? उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन, नो डाउट इन, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो एग्री? ठीक है, देखो इसको रब कर रहा हूं मैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड ले लिया, आप सपोज करो ये कंपाउंड ले लिया, इसको बोलते हैं सोडियम सक्सीनेट। सुना कभी आपने? ये सक्सीनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। बात मत करिए। फिर वही केमिस्ट्री, मैंने इसमें करंट पास कर दिया। देखो वही लॉजिक बिल्कुल, पहले यहाँ इसमें टूट जाएगा, देखो यहाँ इसमें टूट गया, इज इट क्लियर? देखो यहाँ इसमें टूट गया, साथ में क्या बनेगा? सोडियम आयन। और डाउट यहाँ तक कॉमन सी बात। बताओ ये आयन कहां जाने की कोशिश करेगा? एट एट एनोड, ये एनोड पे जाने की कोशिश करेगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो ये एनोड पे गया, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, क्या बन गया यहाँ पे? क्या बन गया यहाँ पे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अब क्या होगा इसमें से? इसमें से कौन भागेगा बताओ? यहां से CO2 चली जाएगी। कौन चली जाएगी? CO2, बिकॉज वो लिविंग ग्रुप है, गैस भाग जाती है, गैस लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे ऐसा रेडिकल बना के चली जाएगी, देखो ऐसे रेडिकल बना के चलेगी। अब दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग करते क्या बन जाएगी? इथीन। इसको इथीन भी कहते हैं, थाइलीन भी कहते हैं। आ रहा है सबको समझ? देखो अच्छे से मैकेनिज्म बनाने आने चाहिए, कंपटीशन में कोई कुछ भी चेंज कर सकता है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, तब भी कर लेंगे। बताओ सबको क्लियर हुआ? एग्री? रेडिकल के थ्रू प्रोसेस हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात और है, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे कौन जाएगा? वाटर। इसके रिडक्शन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, साथ में OH आयन, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच कैसी आएगी? मोर देन 7, बिकॉज लास्ट में कौन बन रहा है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। इज इट क्लियर? कर लीजिए इसे कॉपी, और इसका नाम क्या है? सोडियम सक्सीनेट। सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट है ये, इट्स कॉल्ड सोडियम सक्सीनेट। नोट कर लो लिक्विड। ठीक है, लास्ट में क्या बनता है? सोडियम सक्सीनेट। दैट्स इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इससे हम इथिन और इथाइन कुछ ही बना सकते थे। बस बस यार, ज्यादा नीचे हो गया। दस्तर ले गया ना, दस्तर हो।
चलिए चलिए मिल गया। फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट, अभी मुझे रिएक्शन बता दी आपको कि इसके इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे हीन बनती है। आ गया सबको समझिए। देखो इसको खुद लिखने की कोशिश करिए, खुद लिखने की कोशिश करिए, करिए करिए स्टार्ट। अब जैसे मैंने भी करके दिखाया था, पहले इसको आयन से ब्रेक करो, पहले आयन से ब्रेक करो इसको फटाफट, जल्दी बॉयज। अरे सोते रहते हैं हमारे बॉयज तो यार, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं। पहले इसको ब्रेक करिए आयन में। ये आयन कहाँ जाएगा? एनोड पे। इसको एनोड पे लेके जाइए, ऑक्सीडेशन करिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कीजिए कीजिए अपने आप, अपने हाथ से लिखिए। ये वाला आयन एनोड पे गया, क्या बना ऑक्सीडेशन से? क्या बना ऑक्सीडेशन से? इस तरह के फ्री रेडिकल्स बन गए, और इसने अपने में से किसको रिलीज कर दिया? CO2 को। और CO2 रिलीज करते फ्री रेडिकल बन गए, और दोनों ने आपस में क्या कर ली? शेयरिंग। और शेयरिंग करते ही यहाँ पे क्या बन गई? इथीन। सबको आ रहा है समझ? पूरा प्रोसेस क्लियर किया था। देखो वो एक जैसे मेथड होते हैं बार बार। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन बता ही चुका हूं आपको भी, तो दिक्कत यहां तक ये सब आया हमें। ठीक है, इससे इथीन बन जाती है, इसमें कोई डाउट ना हो। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मैंने कहा जनरल चीजें हम सीख रहे हैं, हमने एल्केन बनाना भी सीख लिया, एल्कीन भी सीख लिया। आप कर लीजिए, इसे कॉपी करना कर, नो प्रॉब्लम, अब नहीं करना। आगे आपको समझ कैसे करते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे से क्लैरिटी हो बिल्कुल, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको रब कर रहा हूं मैं ना। देखो इसके बाद ना हमारा नेक्स्ट मेथड होता है, नेक्स्ट मेथड ये भी वो भी इसी तरह का होगा। अब मैं सोडियम सॉल्ट लूंगा इन दो कंपाउंड्स के। देखो बच्चे, आप में से कोई जानता है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? किसी को इस कंपाउंड का नाम पता है? इसको मैलिक एसिड कहते हैं, मैलिक, MALEIC। और एक इसका ट्रांस आइसोमर होता है, इसका आइसोमर है, इसे क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। देखो हम सबको पता होगी, ये फ्यूमेरिक एसिड है, बेसिकली ये ट्रांस फॉर्म है। वो सिस फॉर्म है, इसका नाम क्या है? मैलिक एसिड। इसको मैलिक एसिड कहते हैं। बोला आया सबको समझ? फिर वही केमिस्ट्री हम क्या लेंगे इनके, सोडियम सॉल्ट, और क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। फिर इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। ध्यान रखना, मानो मैंने ये सोडियम सॉल्ट लिया, देखो ध्यान दो, और मैंने इसका इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म किया, देखो वही केमिस्ट्री रहेगी। पहले ही आयन से ब्रेक हो जाएगा, वेल नोन है। आयन से ब्रेक होने के बाद देयर इज नो डाउट ये वाले आयंस बन जाएंगे। बोला आ रहा है सबको समझ? ये आयन कहा जाएगा बताओ? एट एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बन गए यहाँ पे? रेडिकल्स। यहां से कौन जाएगा बताओ? CO2, गुड। CO2 यहां से स्केप कर जाएगी, CO2 यहां से स्केप कर जाएगी, रेडिकल यहां से बन जाएंगे, और दोनों आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना देंगे? इथाइन बना देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना देंगे? इथाइन। बोलो इज इट क्लियर? और एक बात और है, चाय आप ले लें फ्यूमेरिक एसिड, बिल्कुल यही प्रोसेस चलेगा, हर बार ऐसे यही होगा, इथाइन ही बनेगा। बोलो सब सेटिस्फाइड हो गए? सब चीजें वही, NaOH बनना, हाइड्रोजन गैस बनना, सोल्यूशन बेसिक होना, pH मोर देन 7 आना, बाकी के सारे फंडामेंटल वही है। नोट कर लीजिए, चाहे आप सोडियम मैलिएट लें चाहे सोडियम फ्यूमरेट लें, एज यू लाइक, मैलिएट फ्यूमरेट कोई भी ले सकते हैं आप, हर बार एक जैसा प्रोसेस होगा। देखो हमने कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस भी कर लिया, फ्रॉम RMGX भी कर लिया, और एक मेथड वो भी हमने कर लिया फ्रॉम कार्बाइड्स। ये तीन हमारे जनरल मेथड हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, नो कंफ्यूजन एट ऑल। नोट कर लीजिए, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, टाइम है आपके पास, चलो से। चलिए ओके स्टूडेंट्स, रब करें। नोट करो आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो सोडियम मैलिएट, सोडियम क्लोमरेट, किसी को भी ले सकते हैं आप, इसमें सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोसेस किसके थ्रू हुआ है, इसका इंटरमीडिएट कौन है, फ्री रेडिकल। ये रेडिकल के थ्रू प्रोसेस हुआ है, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। ठीक है, सब बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद, फ्रॉम फ्रॉम unsaturated hydrocarbons. The next method is called from unsaturated hydrocarbons. देखो जैसे मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन, उसके पास ना अनसेचुरेशन है। अनसेचुरेशन जानते हैं अनसेचुरेशन क्या होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको एस संतृप्तता कहते हैं। देखो इस टाइम इसके पास अनसेचुरेशन, अब लिखना बंद कर दो। देखो मैंने इसका हाइड्रोजिनेशन करूंगा, हम इसे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण करंट, लेकिन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। हमें यहाँ पे ना एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट। जैसे आपको पता होगा, देखो इसका रीजन भी सुनो, कैटलिस्ट क्यों लेना पड़ता है आपको, इसके बारे में पता है, शायद मैंने क्लास में बोला है। ये केमिस्ट्री का ना स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होमोटॉमिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट होमोटॉमिक सिंगल बॉन्ड। दोबारा सुनना, स्ट्रॉन्गेस्ट होमोटॉमिक सिंगल बॉन्ड, मतलब इसे स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड नहीं होता, दोनों एटम सेम होने चाहिए। इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब देखिए टूटेगा बहुत मुश्किल से, तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी, इसलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, हमें कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। देखो ऐसे कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, ऐसे उत्प्रेरक लेने पड़ते हैं। अभी आपको इनकी वर्किंग सिखाई जाएगी, किस तरह से काम करता है। जब आप ये लेंगे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और क्या बन जाएगी, इथेन। क्या बन जाएगी, इथेन। कितना सिंपल। अगर मान लो मैंने ये कंपाउंड ले लिया होता, सपोज करो मेरे पास ये होता, और मैं यही रिएक्शन परफॉर्म कर दूं, तो क्या मिल जाती है मुझे, प्रोपेन। हमें मिल सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो आ रहा है समझ, नोट करने को, कॉपी कर लें सब लोग। क्या बच्चे हो गया, क्लियर सोफा? तो उसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, उत्प्रेरक लिखा हुआ है, उसकी प्रेजेंस है, तो ये प्रोसेस हो रहा है। उत्प्रेरक का होना जरूरी है। अभी मैं आपको उसकी वर्किंग सिखाता हूँ, कैसे कैटलिस्ट वर्क करता है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो कैसे काम कर रहा है, आपको उसकी वर्किंग अभी सिखाते हैं। बोलो तो क्लियर हो गया, आई थिंक सो। तो कंफ्यूजन, तो डाउट बताओ। ठीक है, अब देखिए सुनिए, देखिए आपको कैटलिस्ट थोड़ी वर्किंग सिखाते हैं। देखो क्या होता है, ध्यान देना। ये जो निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम होते हैं ना, आपने सुना है इनकी सरफेस के ऊपर इस तरह की साइड्स होती हैं, इनको इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। ये प्लेन नहीं होते, सरफेस में छोटे होल बने होते हैं। पता है ऐसे जैसे देखो इस वॉल पे हो रहा है, देखो देखो ये प्लेन नहीं है, ये सारे देखो छेद बने हुए, सबको दिख रहा है क्लियर। इस तरह की कंडीशन होती है। पता है इन होल बनने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या होता है, सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ गया। आप देखो, सोच के देखो, इन गड्ढों में कोई भी चीज एंटर कर सकती है आराम से, डस्ट जा सकती है, साउंड जा सकती है, ऐसे ये कर रहे हैं। देखो ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। देखो इस तरह से। पता है इस इंटरेक्शन से क्या होता है, जो हाइड्रोजन का अपना बॉन्ड होता है वो पहले से क्या हो जाता है, वीक। देखो ऐसे करता है कैटलिस्ट का, हाइड्रोजन का अपना बॉन्ड वीक पड़ गया। देखो दैट्स इंटरेस्टिंग। कैटलिस्ट चाहता यही था, ऊपर से इसको एडिशन करना है। देखो ये एडिशन करने आ गया इसके पास, ये इसके पास एडिशन करने आ गया। अब देखो इनका इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, बस इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग होने लगी, और कैटलिस्ट अपना बॉन्ड यहां से तोड़ा और कैटलिस्ट अलग हो गया। कैटलिस्ट कह रहा मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, मैं जिस पर्पस से आया था मेरा पर्पस सॉल्व। देखो हाइड्रोजन जाके ऐड हो गई।
इट इज क्लियर टू यू? बोलो आ रहा है समझ? देखो कैक्टस इस तरह से काम करता है, ऐसे कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ऐसे ही करते हैं कैक्टस का। दोबारा देख लो, इनकी सरफेस के ऊपर इस तरह की साइड्स है, ये अपनी साइड से हाइड्रोजन का एडसॉर्प्शन कर रहे हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक कर रहे हैं। अब बॉन्ड टूटा और जाके यहाँ पे आराम से एडिशन होता है। इसको हम सिन हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिन हाइड्रोजिनेशन। नोट कर लीजिए इसको। एक बात मैं आपको और सिखा सकता, एक मिनट रुक जाइएगा। देखो इसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। जितने बड़े बड़े ग्रुप यहाँ लगे हुए होंगे, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे लगी हुई है, मैंने मिथाइल लगा दिया, इथाइल लगा दिया, मैंने बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए। बताओ बड़े ग्रुप लगाने से क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन करना आसान होगा, मुश्किल होगा? क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ही बननी पाएगी। आ रहा है समझ? जितनी भीड़ ज्यादा होगी ना, उतना ट्रांजिशन स्टेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। बताओ आ रहा है समझ? मान लो हम इस क्लास के अंदर 1000 बच्चों को बैठा दें, इतना बड़ा क्लासरूम, तो हर बच्चे से इंट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगी, मतलब ही नहीं, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगी। ऐसे यहाँ पे इंटरेक्ट होना टफ हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन में बोलते हैं, जो रिएक्शन का रेट है ना, वो रेट वो स्टीरिक फैक्टर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? स्टीरिक फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? हाँ जी सर, बस आ गया। क्लियर हुआ सब? आया समझ कैसे करना होगा? तो उसमें कोई डाउट ना हो। और रेट क्या है? स्टीरिक फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना क्राउड ज्यादा होगा, जितने ग्रुप बड़े बड़े होंगे, रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनाना उतना ही मुश्किल होगा। मान लो यहाँ ग्रुप लगा दो बड़े बड़े, तो हाइड्रोजन के लिए इंटरेक्ट करना क्या हो रहा है? मुश्किल। जैसे मान लो आपको किसी से इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, कोई है, कोई बिजनेस मीटिंग करनी हो, तो कहाँ करना अच्छा? क्राउड में, या बिल्कुल सेपरेट प्लेस जहाँ पे क्राउड ना हो? सेपरेट, बिल्कुल आइसोलेशन, वरना आप ठीक से बात ही नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको इंटरेक्शन करना है तो नेसेसरी है वहां पे क्राउड ना हो। इसलिए वही सेम स्टोरी यहाँ पर है। रेट का स्टीरिक फैक्टर के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। वो डाउट नहीं होना चाहिए हमें, ये भी हमारा पूरा हो गया। बोलो सेटिस्फाइड है? और इस एडिशन को क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। क्या कहते हैं? सिन। सिन का मतलब क्या होता है? अटैक फ्रॉम सेम साइड। अटैक फ्रॉम सेम साइड। एक एंटी भी होता है। एंटी में अटैक कहां से होता है? अपोजिट साइड से होता है। यहाँ पे सिन एडिशन हो रहा है, सिन हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम किसी को भी ले सकते हैं। देखो हमारे 4 मेथड पूरे हुए हैं। अभी और डेप्थ था इसमें, अभी अभी इतना ही करा पाऊंगा मैं। एक तो मैंने आपको पर्टिकुलरली कराया, आज मेथड देखो, एक बार रिवाइज करो सब लोग स्टार्टिंग से। जैसे मैंने एल्केन्स की बिगिनिंग करी, बताओ एल्केन्स में कौन सी आइसोमरिज्म नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जो मोलिकुलर फॉर्मूला, मैं बोल दूं जनरल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला एल्केन फैमिली का है, वो सिर्फ एल्केन फैमिली का और किसी फैमिली का ही नहीं। इसलिए कोई भी एल्केन का फंक्शनल आइसोमर बन ही नहीं सकता। दैट शुड बी क्लियर। अच्छा, अगर हमें स्मॉलेस्ट
ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन चाहिए तो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? एटलीस्ट 7। अभी कंफर्म हुआ, देखो याद होना चाहिए टिप्स पे। मोटा वोटा बच्चे ऐसे ही करते हैं, टिप्स पे कर लेते हैं सारी बातें, सोचते भी नहीं ज्यादा, उनको पहले से रटा पड़ा। फिर हमने प्रिपरेशन करनी शुरू करी। प्रिपरेशन का मेथड, पहला मेथड था फ्रॉम कार्बाइड्स। कार्बाइड्स उसमें एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम प्रोपेलाइड, इनसे आपको बना के दिखाया हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन कौन सी थी? एसिड बेस रिएक्शन। फिर मैंने कराया फ्रॉम आरएमजीएक्स, वो भी एसिड बेस रिएक्शन थी। क्लियर हो गया? और जब भी आरएमजीएक्स बनाए, एनहाइड्रस कंडीशन होना नेसेसरी है। फिर आपको सिखाया मैंने कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस सारा करा दिया। और तीसरा चीज हमने सिखाया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, वो भी कैसे? अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो अब इसको अब ये हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में स्टडी किया था। अगर हमारे पास कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उससे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप हाइड्रोजन गैस यूज कर लें, लेकिन साथ में कैटलिस्ट ले लें, लाइक निकल, लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, ये आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं। आप इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। और अभी डिसाइड हुआ कि ये सिन एडिशन है, ये बात मैंने बता दी। और ये भी बता दिया कि जो रेट है ना, रेट, वो स्टीरिक फैक्टर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, स्टीरिक फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना क्राउड ज्यादा हुआ उतना रेट कम हो जाएगा, उतनी स्पीड कम हो जाएगी। देखो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर मैं आपको इसका एक एस्पेक्ट और बताता हूँ। देखो अब सोच के बता रहा, पूरी क्लास से क्वेश्चन है, देखते हैं कौन माइंड लगाता है। ये मेरे पास दो हाइड्रोकार्बन है, दोनों अनसेचुरेटेड है। ठीक है, बताओ फास्टर हाइड्रोजनेशन किसका होगा? बताओ फास्टर हाइड्रोजनेशन किसका होगा? जल्दी से डिसाइड करो। सेकंड वाले, आप लोग कुछ कह रहे हैं? सेकंड वाले का आंसर है, फैक्टर सेकंड इसका राइट आंसर है। उसका रीजन है, अगर आप इन दोनों कार्बन को देखोगे, इनके पास क्राउड कम है, भीड़ कम है, जबकि इन कार्बन के पास भीड़ ज्यादा है। बोलो है नहीं अच्छा? अब भीड़ ज्यादा होने से ये फर्क पड़ेगा, स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये मान लीजिए आपको कहीं सहारनपुर से बाहर से जाते देहरादून जाना है, मान लीजिए आपको, एक रास्ता तो है कि आप बाजारों में से होके जाएं, लखासे में से जाएं, हलवाई अट्टा में से होके जाएं, रायवाला से होके जाएं, ऐसे घूम के पूरा चक्कर लगा के आप देहरादून जा रहे हैं। एक आदमी बाहरों बाहर चला जाता है ना, उसने हाईवे पकड़ा, वहीं से चला गया, तो किसका टाइम बचेगा? कौन स्पीड ले जाएगा? जो हाईवे से जाए। जो ये मार्केट से निकलेगा उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। हर जगह भीड़ है भाई, हर जगह जाम लगे हुए हैं। तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, इतनी भीड़ नहीं है। ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, भीड़ ज्यादा हो, स्टीरिक फैक्टर ज्यादा हो रहा है, तो स्पीड कम हो जाती है। तो शीज राइट है। आप लोग सही डिसाइड कर रहे हैं, बात नहीं करनी किसी को। इट विल शो फास्टर हाइड्रोजनेशन। गुड, प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, ये सब बुक्स में मिलता है, ये ढूंढो आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले ही बोला, आप लेकर आया करो। अब मैं आपको इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और शेयर करने वाला हूँ, इसको रब करूँ, हटा दूं इसको मैं। देखो, अब आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं। ये जेई मेंस में भी रिसेंट आई है, ये भी एनसीईआरटी में आर्टिकल है। देखो जरा ध्यान देना, उसको लिंडार्स कैटलिस्ट कहते हैं। लिंडार्स कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट है ये। देखो जरा ध्यान देना, ये कैटलिस्ट इस तरह से होता है, आपने हाइड्रोजन लिया, साथ में पैलेडियम, और साथ में आपने यहाँ पे कार्बन ले लिया। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट। लिंडार्स, या मैंने कार्बन लिया, अभी मैं इस कार्बन का यूज सिखाऊंगा, ये कार्बन क्या कर रहा है। अगर सब देखो, अटेंशन पे करना, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। सपोज करो मेरे पास एक एल्काइन है, ये मेरे पास एक एल्काइन, मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करना चाहता हूँ। देखो, सोच के बताना एक बात का, मुझे अपनी कॉमन सेंस से आंसर देना। अगर मैं चाहता हूं ये एल्कीन बन जाए, तब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर एल्कीन बनानी हो मेरे को, एल्काइन से एल्कीन, मुझे आगे रिएक्शन नहीं चाहिए, क्या मैं कॉम्बिनेशन ले लूं? इस कॉम्बिनेशन से काम चल जाएगा? क्या हाइड्रोजन पैलेडियम इस काम को कर देगा? क्यों नहीं कर सकता है? करेक्ट है, देखो सही कर रही है, बिल्कुल शी इज राइट है यार। पता है क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इतना प्रबल अब चाया गया है कि इस रिएक्शन को ना फर्दर भी कर देगा, फर्दर।
ये जो आपको लग रहा है ना एल्काइन से अल्कीन बन गई, पता लगा एल्कीन से अल्केन ही बन गई। ये फैक्ट है, गलत लिखा है मैंने जो लिखा है। हमें कहीं ना कहीं इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करना पड़ेगा, इसे कमजोर करना पड़ेगा। देखो समझने की कोशिश करो, हमें इसकी एफिशिएंसी घटानी पड़ेगी। हम नहीं चाहते ये आगे रिएक्शन हो, तो हमें जानबूझ के यहाँ पे कार्बन लेना पड़ता है। देखो सब सुन लें, यहाँ पे कार्बन का होना जरूरी है। जब यहाँ पे कार्बन होगा तो रिएक्शन रुक जाती है, अब एल्काइन से अल्कीन ही बनती है। देखो अब रीजन सुनना, देखो अब जरा सब अटेंशन पे गाना, ऐसा क्यों हुआ। देखो सब जरा देखिए ध्यान से। जैसे कि आपको ये बताया हुआ है कि जो पैलेडियम वगैरह वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, इस तरह के होल बने होते हैं, है ना। ये अभी बताया था, सरफेस पे होल बने हुए होते हैं। अब सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पता है कार्बन क्या करता है, ये कार्बन इन होल्स को भर देता है। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल थोड़ी सी ऐसी मिट्टी विट्टी ले ली, सैंड ले लिया और ऐसा डाल दिया मैंने, तो ये होल बंद हो जाएंगे इसके, ध्यान रख। सारे नहीं होंगे, पार्शली, थोड़े से भर जाएंगे। जैसे मान लो मैंने ये होल भर दिया, ये भी होल यहां से भर दिया, इसको भर दिया। बताओ अगर मैं ऐसे भर दूं, सारे तो भरूंगा ही नहीं मैं। बताओ कैटलिस की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कम हो जाएगी, कैटलिस कमजोर पड़ जाएगी। अब कैटलिस पूरी ताकत से काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन बीच में रुक जाएगी। देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पे कार्बन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये कार्बन यहाँ पे पता क्या कर रहा है, इसको पता क्या बोलते हैं, वर्किंग एज पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट। कैसे काम कर रहा है, वर्किंग एज अ पॉइजन, उसके लिए जहर का काम कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम हो रही है। इट इज वर्किंग एज पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, आपको कुछ कोल्ड वगैरह होता है, इमेजिंग करो किसी को बहुत खांसी वासी कोल्ड हो गया, अब उसने मेडिसिन खानी शुरू कर दी, भाई चलो कोल्ड है, कफ है, कुछ ज्यादा ही है, सीवियर है वो। डॉक्टर से उसने मेडिसिन लेनी शुरू करी, ठीक है, उसने ना आइसक्रीम खाई। अब देखो, बताओ आइसक्रीम खाने से क्या हुआ, मेडिसिन की एफिशिएंसी कम हो गई। वहां पे आइसक्रीम पता है कैसे काम करेगी, उसके लिए एज अ पॉइजन काम करेगी। मेडिसिन ठीक से काम ही नहीं कर पाती। बोलो हुआ नहीं हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पे कार्बन ने किया, कार्बन ने यहाँ पे कैक्टस के लिए एज अ पॉइजन काम किया। कार्बन के आते ही रिएक्शन रुक गई। बोलो क्लियर हुआ। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। और एक और बहुत काम की बात, मैंने आपसे बोला हुआ है कि हाइड्रोजन का एडिशन कैसा होता है, सिन। तो पता जो ये रिजल्ट दिख रहा है आपको कैसा बना होगा, ये रिजल्ट ऐसे बना होगा। देखो ये वाला रिजल्ट, क्या कहते हैं इसको, इसको सिस फॉर्म कहते हैं, करेक्ट, सिस फॉर्म। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिजल्ट अभी जेई मेंस में आई है, अभी जस्ट जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुए हैं, यहाँ पे सिस फॉर्म बन जाती है अगर किसी ने यहाँ पे लिंडार कैटलिस्ट लिया तो। आई बात सबको समझ, कार्बन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, सिस फॉर्म क्यों बनी, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। अच्छा आगे रिएक्शन होने के चांस कम है, क्यों कम है, एक तो ये पॉइजन बैठा हुआ है, और वैसे भी यहाँ पर क्या आ गया, स्टीरिक फैक्टर आ गया, क्राउड आ गया, अब आगे रिएक्शन हुई नहीं पाएगी, आपकी रिएक्शन सिस फॉर्म पे रुक गई। बोलो सबको आया समझ। एक और बात, जैसे हमने यहाँ पे कार्बन लिया, इस कार्बन के हमारे पास ऑल्टरनेट्स है कुछ, जरा वो ध्यान से सुनिए। हम कार्बन की जगह क्या क्या ले सकते हैं, हम कार्बन की जगह यहाँ पे बेरियम सल्फेट ले सकते हैं, वो भी एज अ पॉइजन काम करता है। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी होता है, वो भी इनको भर देगा, वो भी इन गड्ढों को भर देगा, है ना। ऐसे ही हम ले सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको भर देगा। बोलो, आई थिंक क्लियर। जैसे आपने कहीं महसूस किया, जैसे बारिश का मौसम होता है, रोड बहुत खराब हो रही है, सड़कों में बहुत गड्ढे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सड़कें नहीं बन रही, मान लो सड़क बनाने के गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पैचेस लगा देती है, जहां जहां गड्ढे हैं उनको भर दो। गड्ढे भरने से वहां पानी नहीं भरेगा। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे ये किया, देखो ये गड्ढे भरने का काम कर रहा है, ये सारे के सारे हमारे कैक्टस के लिए क्या है, पॉइजन, है ना। देखो इनकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, चलो खैर इसको नोट करो। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो जेई मेंस में अभी आई है, और आपको फिर मिलने के पूरे पूरे चांसेस। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बात ना करिए, नोट कीजिए से करना। लिंडार्स कैक्टस बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आती है, सिस बनेगी ट्रांस बनेगी, ये पता होना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ।
जी सर। छुट्टी वाला देखो अभी कह रहा कल उठाया दिन से दोबारा मैंने किसी से बात कराई लोगों ये फोन कर रहे थे 800 रुपये कमाना है सर। ठीक है रात में पैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिंडार कैटलिस्ट सबको अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। सिस फॉर्म बननी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। और इस रिएक्शन जो रेट का ना रिलेशनशिप है स्टीरिक फैक्टर के साथ। एक टॉपिक आता है रोजमून रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन आती है, वहां पे भी इसको यूज करते हैं एज अ पॉइजन। आप देखिएगा, तो ये सब आए आपको अच्छे से ना, इनको लर्न करते चलिए। देखिए पैरेलल बिल्कुल क्लैरिटीज होनी चाहिए। हो गया, सबने कॉपी कर लिया। अब देखो एक हमारे पास यहाँ पे और ऑल्टरनेट है, इसको बर्च रिडक्शन कहते हैं। बर्च, ये एक केमिस्ट का नाम है बर्च। बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको। जरा ध्यान देना, देखो बर्च रिडक्शन क्या होता है। देखो फिर से हम एक अल्काइन लेते हैं, अब लिखना बंद करके सब यहाँ टेंशन पे जाइए। इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, हम लेते हैं एक एल्कली मेटल, जैसे हमने सोडियम ले लिया, साथ में लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया, ये कॉम्बिनेशन लेना होता है। आप सोडियम लिक्विड अमोनिया लो, पोटेशियम लिथियम लिक्विड अमोनिया ले लो, ये दो बड़े फेमस कॉम्बिनेशन चलते हैं। पता है, अगर इनको लें तो यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बन जाती है। एल्कीन यहाँ पे भी बनती है, यहाँ ट्रांस बन जाती है। अब इसको फील करवाते हैं वाई, अब इसको रिलाइज करवाते हैं। देखो सुनो कितना फर्क आ रहा है। लिंडार वाले केस में क्या बना था, सिस, इसमें क्या बन रहा है, ट्रांस। अब इसको रिलाइज करवाएंगे, जल्दी किसी को कॉपी करना कर ले क्विक। ये कि फटाफट हाथ चलाइए, इतना सारा काम करने को है। एंडलेस इसे कहते हैं। आज कोशिश करते हैं कि ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाए, कल तक हमारा हाइड्रोकार्बन ही एंड हो जाए। हमारे एफर्ट्स पूरे पूरे ही रहेंगे। और देखिए पहले आपने घर पे पहले सबने वार्निंग वगैरह कर रखी है, इनको लर्न करते चलो। आपको रीजन देते रहेंगे एक एक चीज का बस। ये दोनों रिएक्शन जेई मेंस में आई थी अभी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, ये बर्च रिडक्शन कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म क्यों बनती है। अब देखो मैं आपको एक चीज रियलाइज करवाऊंगा, अगर वो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी ना, तो ट्रांस का आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए करें स्टार्ट। देखिए अब जरा सब अटेंशन पे करिए। देखो ये जो कॉम्बिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये कॉम्बिनेशन एक फेमस कॉम्बिनेशन है। ये एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक। आप कभी एस ब्लॉक की स्टडी करें, वहां पे आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब जरा ध्यान दो, देखो देखो इसका काम क्या है। देखो देखो हम सबको पता है जितनी भी ये एल्कली मेटल होती है ना, क्षार धातुएं, इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी होती है। इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत छोटी सी बात। देखो सोडियम ने अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितना आसान काम है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक रिस्क है। क्या रिस्क है, ये प्लस चार्ज खुद इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। पता लगा इसी ने आकर्षित करके इसको दोबारा वहीं पहुंचा दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल नहीं पा रहा। अब देखो लिक्विड अमोनिया ने कितना इंपॉर्टेंट काम किया। ये जो लिक्विड अमोनिया होती है ना, पता क्या करती है, ये इसके पास पोलैरिटी है। भाई हम सबको पता है कि अमोनिया के पास पोलैरिटी होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन वाला एंड निगेटिव होता है, और हाइड्रोजन वाला एंड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसको अमोनिया ने घेर लिया, इसको अमोनिया ने ऐसे घेर लिया, ऐसे ना इसकी सराउंडिंग कर ली, इसको बुरी तरीके से घेर लिया। उधर अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन को भी घेर लिया। देखो ध्यान दीजिएगा,
उधर अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन को भी घेर लिया। अब दोनों ऐसे पूरी तरीके से घिर गए। बताओ अगर ऐसे ऐसे घिर जाएंगे तो क्या सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? नहीं खींच सकता। यहाँ पे एक लेयर बन गई, देखो ऐसे पूरी शील्ड बन गई। ये अमोनिया के मॉलिक्यूल की शील्ड बन गई, ऐसे यहाँ पे बन गई। पता है इससे क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। क्या हो गया? फ्री। ये स्वतंत्र हो गया। अब ये किसी के पास भी जा सकता है और उसका क्या कर सकता है? रिडक्शन। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये जो हम बर्च रिडक्शन कर रहे हैं ना, बर्च एक केमिस्ट का नाम है, उसने ये ट्रिक लगाई। उसने अगर बोला सोचा कि मैं यहाँ पे एक ऐसा सॉल्वेंट मिला दूं जो इस अमोनिया को घेर ले, इलेक्ट्रॉन को भी घेर ले, सोडियम आयन को भी घेर ले, और इलेक्ट्रॉन को फ्री ना रहने दे। भाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वापस अट्रैक्ट नहीं हुआ। अब ये फ्री हो चुका है। अब ये किसी के पास भी जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन का स्पेशल नाम होता है, वो जानते हैं इसका नाम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन के लिए केमिस्ट्री ने एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, क्योंकि सारा क्रेडिट इसी को जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को। देखो इस इलेक्ट्रॉन के दो नाम होते हैं। ये एस ब्लॉक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बहुत आता था, देखो थोड़ा एस ब्लॉक को भी नीट ने सिलेबस से आउट किया हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? अमोनिएटेड, क्योंकि अमोनिया ने इसको घेरा हुआ है। और अमोनिया यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो इसका एक नाम और है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? देखो जब पहले कभी आपको पता हो मेडिकल में, जब पहले एम्स एग्जाम होता था ना, एम्स का सेपरेट एग्जाम था। एम्स में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता था। अब क्या हुआ, सब चीजें मर्ज हो गई, सब नीट में ही आ गए। अदरवाइज एम्स वालों को तो फेवरेट टॉपिक था। अब देखो मैं आपको सारा काम करके दिखाऊंगा इस इलेक्ट्रॉन से, कि इस इलेक्ट्रॉन ने कैसे काम किया। देखो आप सब अटेंशन पे करना, क्योंकि सब कुछ इसने करना है। अब देखो ना, सब ध्यान दो यहाँ पर। देखो जो ये हमारा कंपाउंड है ना, जो ये एल्काइन एल्काइन, आपको पता है एल्काइन क्या चाहती है? क्या चाहती है वो? कि वो अपना ट्रिपल बॉन्ड खत्म करो। यार बॉयज यहाँ पे देख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ बिजी है यार, क्या क्लास हो रही है यार। मत आया करें आप, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप जाके आराम से सोते। इसको पढ़ना सीरियसली पढ़ ले, मत हमारा टाइम खराब होता है। मैं तो बहुत बिजी हूँ आएगा, अननेसेसरली ऐसे बुला के लगता है यार क्या हो रहा है ये क्लास में। मोबाइल में घुस जाइए, डॉक्टर बनना है आपको है। मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, यहाँ देख लीजिए। सर सुनिए मत, ऐसे ही देखते रहिए बस बोर्ड में। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ये दोनों कार्बन देखिए अपना ना करियर, देखिए बच्चे नहीं है ना आप, आपको लग रहा है कि हम बच्चे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं। आई थिंक 20 ईयर्स के तो हो गए होंगे, है ना, 18-20 साल के तो हो गए ना। क्या करेंगे बताइए, अपने आप से पूछ के देख लीजिए। और 2-3 साल लाइफ में रह गए, क्या करना क्या है? अब हम पढ़ लिख लिए, हम छोटा मोटा काम नहीं कर सकते, कोई मजदूरी कर सकते हैं क्या? कोई भी नहीं करवाएगा हमारे वैसे, हमें लगेगा हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो गया। पढ़े लिखे हम है नहीं, तो किस लायक गए हम? किसी लायक भी नहीं रहे। ना तो हम लोअर लेवल पे रहे, ना अपर पे। लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सोचो जिंदगी के बारे में, बाकी आपकी मर्जी है। ये दोनों कार्बन क्या करेंगे? अपना बॉन्ड तोड़ देंगे। दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखो यारों समझने की कोशिश करो, इसके पीछे एम ही चाहते हैं हमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें डबल बनना है, डबल से सिंगल बनना है, इनको सैचुरेट होना है। सीधा सा आंसर है, सैचुरेट होना है। जब दोनों ने अपना अपना बॉन्ड तोड़ा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, पता क्या हुआ? यहां पे सिचुएशन ये वाली आ गई। बताओ बात क्लियर हुई? इसे कहते हैं रेडिकल एनायन। क्या कहते हैं इसको? रेडिकल एनायन। ये एक इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फिर रेडिकल। इसे रेडिकल एनायन कहते हैं। अब देखो मैं एक बात पूछूंगा, जिसने उसका आंसर दे दिया उसके दिमाग में अपने आप आगे ट्रांस क्यों बना? देखो, देखो एक बात और होती है, कोई ना इनके मैकेनिज्म नहीं पूछता, समझाने के लिए होते हैं बस ये, जिससे आप फिर परेशान ना हो एग्जाम में। देखो अब देखो मैं आपको एक चीज, एक सिंपल सी बात पूछूंगा, अगर आपने बता दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। देखो जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना, नीट वीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जाके उनसे पूछो, सही पागल होना पड़ता है। ये इंडिया है। पियोन बनना भी बहुत टफ है, डॉक्टर तो फिर आप जानते ही हैं। बाकी किसी के पास बहुत पैसे हैं तो भैया पैसे से बन जाए, वरना मेहनत कर लो, मतलब आपकी मर्जी है। ये आपके सामने सिचुएशन है, और ये आपके सामने सिचुएशन है। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? वेरी गुड, करेक्ट। देखो शी इज राइट। दोनों मिथाइल का अपोजिट बैठना जरूरी है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़े, ये मोर स्टेबल है, बस आंसर आ गया। तभी तो ट्रांसफॉर्म बनी। देखो खत्म हो गई बात। हमें इतना सा काम तो करना है,
चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, नीट की कर रहा हो, कोई टेंशन नहीं। अब उसको याद हो गया ट्रांसफॉर्म क्यों बनती है। हटवाया नहीं, हमने लॉजिक बना दिया। ये इस इंटरमीडिएट की वजह से हो रहा है। द फैक्ट इज दैट आगे ये अपना कार्बन क्या करेगा, कहीं से एच ले लेगा, मैं अल्कोहल दूंगा, इसको एच ले लेगा, फिर ये भी एच ले लेगा, खत्म हो गई बात। तो ये हमारा एम था, हमारा इसी पर्पस से मैं क्लास ले आया। देखो ये ट्रांस का मैंने आपको रीजन दे दिया। अब ये रट जाए, ये सब घोटा लग जाए दिमाग में बिल्कुल। कोई पूछे एकदम से आंख मीच के बोल दो ट्रांस एल्कीन बननी है इसके से। और ये सब चीजें ना एस ब्लॉक में होती हैं। एस ब्लॉक को नीट ने आउट किया हुआ है, वरना आपको एस ब्लॉक के अंदर इसको थोरोली पढ़ना पड़ता। कॉपी करना करो, सीरियस होइए। ठीक है, यहाँ पे क्लास में कुछ कहता नहीं कोई, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है, चल रहा है। आप आए ना आए, अपने मन से किया है। ये ऐसा थोड़ा भी सिलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ सिलेक्शन रेशो कम होने के चांसेस क्यों है, रीजन यही है। हम बच्चों ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। ना ना, एनएसटी का इतना एक्टिव नहीं है ना। इफेक्ट, अच्छा ये वाला काम, ये ऊपर नहीं नहीं, ये लेयर इसको इतना अफेक्ट करेगी कि इसको अट्रैक्ट नहीं होने देगी, इसको वापस नहीं जाने देगी। ये इतना काम करेगी। लेकिन वो कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को लेने में इंटरेस्टेड है, वो ले लेंगे। अमोनिया उस टाइम फ्री कर देगा। मेहनत करिए, देखिए मतलब जिंदगी का जो भी आपका एम है उसको अचीव करिए, और बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं। किस्मत में होगा तो हो जाएगा, ये होगा, इन सबसे कुछ नहीं होता। ये सब झूठी बातें हैं। मेहनत से ही होता है। लीड नहीं होती इस लेवल में आपकी, प्रैक्टिकल। हाँ, ठीक है। क्या चार्ट बनाएंगे, क्या टॉपिक कम रहेंगे। कोई नीड में है, मैं बीएससी लेवल पे नहीं चलता, वो 11 12 में। ठीक है, मत बनाइए जिससे वो बैड इम्प्रेशन बढ़े। चलिए, आई थिंक क्लियर। अब देखो हमने हाइड्रोजनेशन अपनी साइड से पूरा कर दिया, सारे केसेस आपको समझा दिए। एक मैं आपको हाइड्रोजनेशन का केस और कराता हूँ, वो बेंजीन में आता है। देखो सबको पता है ये बेंजीन है। आपने बेंजीन के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सुना है? बेंजीन के पास तीन तीन डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन एडिशन नहीं करना चाहती है। क्यों? करेक्ट है, एडिशन करते हैं उसकी एरोमेटिसिटी खराब हो जाती है। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद डिटेल में। इसलिए जब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, देखो यहाँ पे हीटिंग की जरूरत पड़ती है। दैट्स इंटरेस्टिंग। इसे कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। हीटिंग करने की जरूरत है, वरना बेंजीन का तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, तब जाके एडिशन होता है। अब देखो मैंने आपको ये भी सिखा दिया, सैक्रोहेक्सेन बन जाती है, इसमें आंसर आ गया। देखो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे सारे हाइड्रोजनेशन पूरे हो गए जो हाइड्रोकार्बन में आते हैं। अब उठा लीजिए अपनी एनसीईआरटी। मैंने एल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर भी करा दिया, एल्कीन्स के अंदर भी, एल्काइंस सब कुछ ले लिया, जैसे हाइड्रोकार्बन में पूरा कर दिया। आप भी इस तरह से पढ़िए, एक चीज लेके बैठ जाइए, उसके सारे केसेस स्टडी करिए। ये चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया था जैसे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? लो हमने अपनी साइड से पूरा किया। किसी को कॉपी करना कर ले, जल्दी से ये भी कॉपी कर सकता है। हिटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज बेंजीन का एडिशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बेंजीन को पता अगर मैंने एडिशन किया मेरा तो नुकसान हो जाएगा। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट मेथड है हमारा, इसको मैं हटा रहा हूं। मैं आपको ना एक्चुअल में एल्केन्स की प्रिपरेशन करा रहा हूं, है ना, याद होगा। तो उसी के अंदर एक टॉपिक है हमारा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये एल्केन की प्रिपरेशन का ही पार्ट है। डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, हाँ मतलब कोई बात नहीं। देखो अब सिखाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। डीकार्बोक्सिलेशन ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी नाम होता है विकार्बोक्सिलीकरण। आप लोगों को पता होगा, अगर किसी के आगे डी लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल, जिसे कहते हैं ना हटाना, हम हटा रहे हैं कुछ। अब सुनो ध्यान से, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लो, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसमें CO2 को हटा दो आप, CO2 को ना निकाल दो, CO2 को एलिमिनेट कर दो, इसी का नाम क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग है। ये होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन की डेफिनेशन होती है
एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आराम से फील करो, परेशान नहीं हो ना, प्लानिंग से करना है। ये मुझे तो CO2 को निकालना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसी का नाम डिकार्बोक्सिलेशन। और सबसे मेन बात है, आपकी एल्केन बन जाएगी। आप एल्केन बनाना सीख रही हैं, एल्केन बन जाएगी बेटे। अब सवाल है, ये काम करते कैसे हैं? इसका एक रिएजेंट है, इस पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर नीट में, याद है किसी को क्या रिएजेंट है? सोडा लाइम। इसके लिए सोडा लाइम यूज करते हैं, कास्टिक सोडा एंड लाइम। देखो ये कॉम्बिनेशन होता है, अभी सिखाएंगे कैसे करता है वर्कआउट। ये कॉम्बिनेशन सारा काम करता है, ध्यान रखना। इसका काम होता है यहां से CO2 को निकालना। ये जाएगा, ये CO2 को निकाल देगा और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। कुछ भी ले लो, मान लीजिए अपने पास से बेंजोइक एसिड ले लिया और ये कॉम्बिनेशन मिला दिया, तो ये कॉम्बिनेशन यही काम करेगा, CO2 निकालेगा और यहां से क्या बना देगा, बेंजीन या बेंजीन बन जाएगा। अब मैं आपको इसकी वर्किंग सिखा दूंगा, नोट करा, नोट करो फटाफट। कीजिए कीजिए, नोट कीजिए, इससे करना है करिए, फटाफट पढ़िए, मेहनत करिए। देखिए लाइफ को ना मजाक मत लीजिए, सारा लोग, इतने लोग घूम रहे हैं, हम भी ऐसे हो जाएंगे। अगर कुछ बनना चाहते हो ना तो जान लगानी पड़ती है। और जितने लोग सेलेक्ट हुए ना, उनसे पूछ के देखिए, कोई तुक्के में नहीं हो। वो ऐसे कहते मैं तो बिना पढ़े सेलेक्ट हो गए, कोई भी नहीं मिलेगा आपको ऐसे। तो 2 साल लगे हुए हैं, कोई 3 साल से, कोई कोटा में है, कोई कहीं है। पागल हो रखे हैं वो लोग, एम एक ही है सबका। और जो लोग कहते हैं ना जॉब वॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो लोग वही तो है, उन्होंने मेहनत नहीं करी। डिग्री मिलना एक अलग चीज होती है। मैं जॉब करता हूँ, दुनिया भर के लोग BSc MSc कर रहे हैं, लेकिन आ तो किसी को कुछ नहीं रहा। अभी हरियाणा साइड कहीं वैकेंसी निकली थी, तो गवर्नमेंट ने वैकेंसी अनाउंस करी, गवर्नमेंट को लोगों ने अप्लाई करा, एक भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं रखते किसी को भी, जो हमें चाहिए एक भी पर्सन नहीं है इनमें से, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा। देखो आप, ये इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है, डिजर्विंग लोग नहीं मिल रहे। तो उसके पीछे रीजन है, मेहनत करना बंद कर दी हम लोगों ने। चलिए, ये होता है डिकार्बोक्सिलेशन। इवन नीट के अंदर तो क्वेश्चन तो यही आया लास्ट ईयर, कि डिकार्बोक्सिलेशन करता कौन है, इतना आसान सा क्वेश्चन आया था। देखो ये कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आया था, इसका इसी का नाम पूछ लिया, बस ये क्या कर रहा है। मैं आपको अच्छे से इसका पूरा मैकेनिज्म क्लियर करता हूँ, जो हो सकता है बेस्ट करता है। इसको लाइन कहते हैं, लाइन, हिंदी में चूना कहते हैं ना, वेल नोन, ये लाइन है। ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा सब जानते ही हैं। कास्टिक के नाम से फेमस होता है मार्केट में। तो कॉम्बिनेशन आ गया कास्ट, वेल नोन है, सोडा लाइन, ऐसे कह देते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है, ठीक है? चलिए जरा ध्यान दीजिए। देखिए जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई। सब जानते हैं एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। देखो यहाँ पे सॉल्ट बन गया, लवण बन गया। एसिड ने अपने में से H+ दिया, बेस ने OH दिया और यहाँ पे सॉल्ट बन गया। आया सबको समझ? कॉमन सी बात है, सॉल्ट बन गया। अगले स्टेप में क्या हुआ, जरा ध्यान देना। ये सॉल्ट बन गया, देखो सब बच्चे, ये सॉल्ट बन चुका। अब क्या हुआ, देखो देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री आ रही है। वैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव, सबको दिख रहा हो। लेकिन क्या होता है, देखो चार्ज का मतलब तो केमिस्ट्री में टेंशन ही है ना। भाई ये रेजोनेंस कर ले तब भी टेंशन है। देखो अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बोलता है। देखो अब यहाँ पे एक स्टेप समझ ना, ये ऑक्सीजन पूरा पेड़ यहाँ पे ट्रांसफर करता है और ये कार्बन ना पेड़ यहाँ पे ट्रांसफर करता है। इससे क्या होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये CO2 बन के यहां से एलिमिनेट हो जाता है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के भाग गया। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और सारा चार्ज किसके ऊपर आ गया, इस R वाले पार्ट के ऊपर आ गया। बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ? देखो ये है डिकार्बोक्सिलेशन के पीछे बेस। CO2 का ऐसे जाना, इस गैस का यहां से आउट हो जाना, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप नाउ। ये हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है, जो गैसेस केमिस्ट्री में होती है गुड लिविंग ग्रुप होती है। देखो यहां से लीव कर गई और सारी टेंशन इस R के ऊपर आ गई। और R वाला पार्ट क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये R क्या करेगा, वाटर में से H+ छीन लेगा। वाटर का H कैसा होता है,
एक्टिव, और क्या बन जाता है, आरएच। देखो आपका एम पूरा हो गया, आपका एम अचीव हो गया, दैट इज इंटरेस्टिंग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा सोच के बताना, ये 3 स्टेप यहां पे हो गए, इसमें रेट कंट्रोलिंग स्टेप कौन सा है? क्या पहचान होती है रेट कंट्रोलिंग स्टेप की? स्लोवेस्ट होता है। बताओ सबसे स्लो स्टेप कौन है? सोच के बताओ, देखो एक मिनट पहले ना, देखो जो भी बताना सोच के बताना, एकदम से बोलना नहीं है। 3 स्टेप हो रहे हैं, तीनों में सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? अब जिसे कहना बताया और रीजन के साथ बताना है। सबसे स्लो स्टेप, धीरे धीरे कौन हो रहा है, आराम से, सिंपल सी लैंग्वेज है, बोलो। अब जो कहना बताओ अपनी बात, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? बताओ। ये है स्लोएस्ट स्टेप। क्यों? देखो रीजन सुनो, ये कौन सा बोन तोड़ रहे हो आप? क्या सिग्मा तोड़ना आसान होता है? सिग्मा तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। दूसरी बात और है, इस टैप के टूटने से कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, और कार्बन के लिए चार्ज को बियर करना बहुत मुश्किल होता है। ये स्टेप ऑटोमेटिकली स्लो हो रहा है, ये स्टेप 100% स्लो हो रहा है, बोलो। देखो, अब आपको पता है काइनेटिक्स के हिसाब से स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, रेट कंट्रोलिंग स्टेप। दैट्स वाई रेट विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। रेट इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ये स्टेबल ज्यादा होगा उतना रेट ज्यादा होगा, जितना स्टेबल कम होगा उतना रेट कम होगा। देखो समझो आराम से, सब कुछ इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और पता है इसको स्टेबल ज्यादा कौन करेगा? जैसे किसी ने मुझसे पूछा, ये 2 एसिड है, इनमें फास्टर डिकार्बोक्सिलेशन किसका होगा? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, फास्टर डिकार्बोक्सिलेशन किसका होगा, अब आप सोच के देखिए, इसमें तो ये वाला आयन बनेगा, कार्बन आयन, इसका ये वाला बनेगा। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला या फिर ये वाला? ज्यादा स्टेबल ये है, बिकॉज क्लोरीन का माइनस साइन इफेक्ट हो रहा है, और माइनस साइन इफेक्ट इसके नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। जैसे चार्ज डिस्पर्स होगा, स्टेबिलिटी आएगी आएगी। ये आपने जीओसी में सीखा होगा कि एक आयन को स्टेबल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चार्ज का डिस्पर्सल, चार्ज का फैलना। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और उसके माइनस चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। जब ये ज्यादा स्टेबल है तो 100% इस केस में फास्टर डीकार्बोक्सिलेशन होगा। बोलो इज इट क्लियर? देखो जीओसी में ये तो पढ़ना था, कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, सब टिप्स पे होने चाहिए, लॉजिक पता होने चाहिए, कोई रटने वाली बातें नहीं है ये। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन का प्रिंसिपल है। और सीधा सा फंडा है, जितना माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा, मैं ये भी कह सकता हूं, मोर द माइनस साइड इफेक्ट मोर द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, मैं ये बात भी बोल सकता हूं। नोट कर लीजिए इसको, ओके, मोर द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन।